नमस्कार। मैथमेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव और मेरे साथ है पंकज कश्यप। आप आसाम से हैं। हम दोनों लोग आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और आज बड़ा स्पेशल डे है ना पंकज? कि आज 5 सितंबर है और ये दिन बिल्कुल स्पेशल डे के रूप में मनाया जाता है। इसको टीचर्स डे कहते हैं। और हमारे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, उनके बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट होता है। और वो हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट भी थे। और जितने भी टीचर्स हैं दुनिया में, जो देश समाज और हमारी संस्कृति के लिए मेहनत करते हैं, उसके उत्थान के लिए आए दिन लगे रहते हैं, लोगों की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, उन सब के लिए आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है। उन सभी टीचरों के लिए सभी स्टूडेंट उन टीचरों को याद करते हैं, उन टीचरों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनको शिक्षा दी, उनको ज्ञान दिया, उनको आगे बढ़ाया। तो इस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट होता है। और उसी कड़ी में आज हमारे बीच में हमारे टीचर हैं श्री डॉक्टर गौतम भट्टाचार्य जी, गौतम चटर्जी, सॉरी। आप इंडियन क्लासिकल ड्रामा के विद्वान हैं और आपने बहुत सारा शोध वर्क किया हुआ है, देश में विदेश में जाके लेक्चर्स दिए हैं इंडियन क्लासिकल ड्रामा के ऊपर। तो आज हम गौतम चटर्जी से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। और हमारे साथ बाकी जी हैं जो पोस्ट करेंगे उनको। आप आसाम से हैं, चलिए मिलते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर थैंक यू। मतलब आज का दिन आपने हम दोनों लोगों को दिया, उससे बड़ा क्या हो सकता है कि हम अपने टीचर के पास हैं और उनसे सीखेंगे, और क्या चाहिए हमें। और बहुत सारी जी चीजें आज जानने को मिलेगी अब। जी जी, मुझे भी जी खुशी हो पंकज रही जी। है कि आप दो यंग आर्टिस्ट के साथ मैं बात कर रहा हूँ। कितना बात कर पाऊंगा या कितना योग्य हो पाऊंगा वो तो अभी एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आप दोनों बिल्कुल इतने इनक्विसिटिव माइंड के ब्रिलियंट लोग हैं। आप दोनों के साथ मैं अपने आप को पाके बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सर। नहीं नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी सर नमस्कार। टीचर्स डे नमस्कार के लिए पंखी, आपको ढेर कैसी का है? सारी शुभकामनाएं। जी सर। जी सर जी। मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी। तो सर हम पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आप थिएटर के साथ कैसे जुड़े, आपके इनिशियल डेज के बारे में जानना चाहेंगे। या फिर कैसे आप आकर्षित हुए रंगमंच के तरफ, हमें वो थोड़ा सा बताइए सर। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे शौक बचपन से होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं हम अडॉप्ट करते हैं बड़े होकर के। दूसरों के इम्प्रेशन जब हमारे भीतर पड़ते हैं तो उससे भी हमारे भीतर उसका शौक पैदा होता है ना। तो बचपन में मैं एक यहाँ बनारस में, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बनारस का बेटा हूँ। तो बनारस में मैं जिस स्कूल में पढ़ा करता था, एक कॉन्वेंट स्कूल में, वहाँ पर जैसे टीचर्स डे मनाया जा रहा है आज, ऐसे ही एक टीचर्स डे में बहुत सारे स्टॉल लगे थे बच्चों के लिए, बहुत सारे फंक्शंस, मेला इस तरह का एक था। टीचर्स डे में आमतौर पर स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को लेकर एक सेलिब्रेशन होता था। तो हम लोग से एक प्ले तैयार करवाया गया था बचपन में। तब मैं क्लास 1 में पढ़ता था और इंग्लिश रीडर, बेसिक इंग्लिश रीडर हम लोग की किताब हुआ करती थी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। और वो दो लड़कों का नाटक था जिसमें कि एक लड़का दर्जी बनता है और एक लड़का एक ग्राहक बनता है। तो उसमें क्या होता है कि मैं वो ग्राहक बनता हूँ और जो दर्जी के पास एक छोटा सा कपड़ा लेके आता हूँ, बोलता हूँ इससे मेरी टोपी बन सकती है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ बन सकती है। हमने कहा कि इसमें कुछ कपड़ा भी बचेगा? बोला हाँ बचेगा। तो हमने कहा कि इससे क्या एक और टोपी बन सकती है? तो बोला कि हाँ बन सकती है। तो उसने हमने फिर बोला फिर कपड़ा बचेगा। ऐसे करते करते मैंने उसको 10 कॉप कैप का, टोपी का ऑर्डर दे दिया। और फिर मैं जब एक दिन लेने आता हूँ तो वो मुझे 10 कैप देता है उंगलियों के, क्योंकि एक रुमाल जैसे कपड़े से वो 10 टोपी कैसे बनाएगा।
एक छोटा सा प्ले था बच्चों के लिए ये, उसमें मैंने वो एक्ट किया था, क्लास 1 में पढ़ता था, 3-4 साल का रहा हूँ उसमें, 4 या 5 साल का। वो एक अपने आप को उस वक्त तो कोई समझ थी नहीं। जब बड़े होने लगे तो शहर के नाटक भी देखने लगे। हम लोग के यहाँ बंगालीज में उसमें दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल होता है जो अभी आ रहा है आश्विन मास से। तो दुर्गा पूजा में हम लोग के एक रेलवे कॉलोनी में 3 शाम 3 नाटक होता था। तो बड़े लोग जब नाटक करते थे तो हम उसको रिहर्सल भी जाके देखते थे, कैसे करते हैं क्या करते हैं, एक कौतूहल होता था। फिर जब लगभग किशोर हुए तो हम लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे। फिर हम लोग इस तरह से इस कॉलोनी से फिर शहर की ओर निकले। शहर में हमारे बनारस में जो और सीनियर लोग नाटक करते थे वो देखने लगे। फिर प्रोफेशनली मैं जर्नलिस्ट बन गया, यानी ड्रामा क्रिटिक। तो ड्रामा देखना ही पड़ता था, उस पर लिखना पड़ता था, वो मेरा जॉब था, प्रोफेशन था। तो पहले ड्रामा करना और फिर ड्रामा में रुचि लेना और फिर ड्रामा देख कर उस पर लिखना, ये चलता था। उन्हीं दिनों जब मैं किशोर से युवा हो रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया कि हम लोग जो कोई भी ड्रंक कर्म की बात करता है तो उसमें एक्टिंग मेथड की बात करता है। और एक्टिंग मेथड की जब बात आती है तो वो लोग जितने भी लोगों का नाम लेते हैं वो भारत से बाहर के लोगों का नाम लेते हैं, है ना। तो वो स्टैनिस्लेविस्की का नाम लेते हैं, ग्रॉट्सी का नाम लेते हैं, ब्रेस्ट का नाम लेते हैं, मेसनर का नाम लेते हैं, आदि आदि औरतों का नाम लेते हैं। भारतीय नाटक हम देखते थे संस्कृत नाटक या हिंदी में ही नाटक देखते थे। तो मेरे मन में आता था कि क्या हमारे भारत में एक्टिंग के लिए कोई मेथड नहीं है, किसी ने कोई दृष्टि नहीं दी है। तो बड़े लोगों ने बताया कि हाँ है भारत में, वो है नाट्य शास्त्र। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं नाट्यशास्त्र पढ़ने लगा और आने वाले दिनों में फिर मैं आगे चल करके नाट्यशास्त्र पर ही आधारित नाटक करने की सोचने लगा। तो जब मैं थिएटर देखता था बनारस में, जो बाहर से लोग आते थे या जो बनारस के लोग करते थे, तो मैं जैसा नाटक चाहता था वैसा नाटक मुझे देखने को नहीं मिलता था। जैसी स्क्रिप्ट मैं चाहता था और जैसा प्ले मैं चाहता था स्टेज पर हो, वैसे प्लेज या प्रेजेंटेशन नहीं होता था। तो तब मेरे मन में आया कि क्यों ना जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नाटक खुद लिखूं और खुद डायरेक्ट करूं। और उसमें फिर मैं इन उस पहला नाटक जब लिखने गया और प्रेजेंट करने गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको नाट्यशास्त्र पर आधारित करूं। और फिर सिलसिला चल निकला। अब तो मैं इतना, लोगों ने बुजुर्ग मान लिया कि मुझे लाइफ टाइम तक दे दिया कि मतलब अब प्ले और मत करो। ये है पूरी कहानी। जी सर, थैंक यू। तो सर, जो नाट्य शास्त्र का पढ़ाई शुरू किया आपने, तो वो हाँ। कितना समय लगा? मतलब तब अगर 1980 से जोड़े इसको तो 40 साल तो हो ही गए। पहले मैं पढ़ता था, जब पढ़ने गया बांग्ला हिंदी और इंग्लिश में तो काफी कंफ्यूजन हुआ। तो मुझे बताया गया था कि जो भी भारतीय विद्या है वो गुरुमुखी विद्या है, क्योंकि वो कोई भी विद्या हमारे यहाँ ज्ञान दिया गया जाता था भारतीय परंपरा में, तो वो ओरल ट्रेडिशन था, गुरुमुखी विद्या की। ग्रीस में भी ऐसा ही था, भारत में भी ऐसा ही था। तो मुझे लगा कि फिर किसी गुरु से सीखना चाहिए। तो जब मैं हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग थे उनसे या फिर बाहर से जो लोग आते थे मैं उनसे संपर्क किया। बीवी कारन जी थे और कावलम नारायण पाणिकर जी थे, और बनारस में भी कमलेश दत्त त्रिपाठी जी अभी भी हैं। तो उन सब लोगों को मैं सुनता था, उनसे बात करता था और किताब पढ़ने भी गया, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था मुझे। मैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ भी लाइब्रेरी में जाता था। तो काफी कुछ एक एक वक्त होता है जीवन में, जो एडोलिसेंट एज होता है, उसमें बहुत कुछ आदमी करना चाहता है, जीना चाहता है, सीखना चाहता है, लेकिन उसको ठीक रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि अपने आप ही वो कुछ रिवील होने लगा। जो पढ़ने की हमारी जिजीविषा थी, होता है ना, जैसे कोई किसी बड़े से गड्ढे में कोई कुत्ता गिर गया है और लगता है वो आ नहीं पाएगा, लेकिन उसकी जिजीविषा इतनी होती है कि वो बाहर आ जाता है। तो हम शायद इसमें अज्ञान में ऐसी एक ज्ञान के प्रति पिपासा या जिज्ञासा थी कि कुछ ऐसा रास्ता ही मिल गया कि फिर मुझे समझ में आता चला गया। और जो उसके जो वर्सेस हैं, जो उसके श्लोक या कारिकाएं हैं, वो खुद ही अपना अर्थ मेरे सामने उद्घाटित करने लगे। फिर बाद में मैंने एक सुभाषित पढ़ा कि तपस्यारत ऋषियों के पास स्तुतियां स्वयं चली आती, और इस तरह से उसका रहस्य उद्घाटन होता गया। और फिर मैंने प्लेज लिखे और फिर मैंने प्लेज किए भी, और उसको संस्कृत में नहीं किया। जैसे ऑडियंस हमारे पास देखने आ रहे हैं, अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग है तो अंग्रेजी में, अगर वो हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी में। और उसमें जरूरी नहीं कि नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक कर रहे हैं तो भाष या
कालिदास का ही नाटक करे या शूद्रक का ही नाटक करे, हम बर्तोल्ड ब्रेस्ट का भी कर सकते हैं, हम चेखोव का भी कर सकते हैं, बेकेट का भी कर सकते हैं और शेक्सपियर का भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रामेटर्जी है, वो मेथोडोलॉजी है। न कि वो कहा जा रहा है कि आप सिर्फ संस्कृत में ही करिए और संस्कृत में लिखे हुए नाटक को ही करिए। इस तरह ये ग्लोबल हुआ, क्योंकि ग्लोबल है। फिर मैंने इसी पर शोध किया, पीएच जिसको कहा जाए कि फंडामेंटल रिसर्च, उसमें भी करीब 30-35 साल लगे। और जब ये शोध हो गया तो मुझे एक यूनिवर्सिटी से कहा गया कि इसको एकेडमिक रूप भी दीजिए, क्योंकि नाट्यशास्त्र पर ये फंडामेंटल रिसर्च है, लोगों को काम आएगा एकेडमिकली। तो फिर मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से इसको मैंने पीएचडी का रूप भी दिया, फिर ये बुक के रूप में भी पब्लिश है। ये है नाट्यशास्त्र के साथ मेरा एक तरह से रोमांटिसिज्म कह सकते हैं या अफेयर कह सकते हैं। जी सर। और जैसे आप सर नाट्य शास्त्र के वो उस फॉर्म में या उस स्टाइल में आप प्ले डायरेक्ट करते हैं, और तो उस स्टाइल में और जैसे नॉर्मली ड्रामा होते हैं, तो दोनों में मतलब कैसे कैसे तरह के फर्क होते हैं, या फिर कैसे चैलेंजेस है, क्या है, वो थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, नाट्यशास्त्र के अनुसार जब हम करने जाते हैं तो वो उसे जो हमको विजन मिलता है, जो पर्सपेक्टिव मिलता है, वो मिलता है जिसका विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब कि ऐसे भी नाटक हो सकता है और वैसे भी नाटक हो सकता है, ऐसा नहीं। लगता है कि ऐसे ही नाटक किया जाना चाहिए। एक पैरामीटर, एक इंग्रेडिएंट, एक सबस्ट्रेटम तैयार होता है। जैसे नाट्यशास्त्र में 3 चीजों पर बहुत महत्व दिया गया है। एक है आइडिया, ठीक है, तो आइडिया का मतलब है टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं, जो नाटक है। दूसरा है कि एक्शन, जब हम पूरा टेक्स्ट की मीनिंग को अपने पास लेते हैं और कन्वे करने जाते हैं। और तीसरा है इफेक्ट, जिसको संस्कृत में कहते हैं रस। यानी पहले मूल आइडिया है, फिर उसका इनैक्टमेंट है, फिर अंत में इफेक्ट। यानी सबसे पहले जो काव्य या दृश्य काव्य लिखने वाला प्ले राइट है, नाटककार है, वो उसके पास कोई आइडिया होगा जिस बात को कहने के लिए वो इस नाटक में कहेगा। उसका काम पूरा हो गया। अब ये पूरे के पूरे आइडिया को एक्टर एसिमुलेट करेगा। प्ले राइट खत्म हो गया। अब एक्टर है, अब उसको उसकी मीनिंग को कन्वे करना है, आर्टिस्टिकली या इफेक्टिवली। अगर इफेक्ट बन गया तो एक्टर भी खत्म हो गया। यानी पहला डेथ जो होता है वो प्ले राइट का होता है, दूसरा डेथ जो होता है वो एक्टर का होता है। वो जो सोचता है कि मैं लिख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अंत में इफेक्ट बचता है जो ऑडियंस के साथ होता है। उस सारे ऑडियंस में जो सामूहिक रूप से या समष्टिगत रूप से जो प्रभाव रहता है, उसमें अभिनेता का हिस्सा भी रहता है और प्ले राइट का हिस्सा भी रहता है। यानी एक ही विचार का साधारणीकरण होता है, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाता है। फिर यूनिवर्स का वो खुद भी एक पार्ट रहता है। ये जो थ्री फोल्ड उसका जो पूरा पर्सपेक्टिव है नाट्यशास्त्र का, यानी कि आइडिया, एक्शन और इफेक्ट, यानी टेक्स्ट, एक्शन और इफेक्ट, ये 3 चीज ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई चीज नहीं हो सकती है, प्ले नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक ऐसा और किसी और के अनुसार नाटक वैसा। तो जब हम लोग एरिस्टोटल का पोएटिका हम लोग देखने जाते हैं तो उसमें भी ये 3 चीज हैं जिसमें यूनिटी की खोज उन्होंने की है ना, एक्शन, प्लेस और टाइम। हमारे यहाँ इन 3 चीजों में यूनिटी देखी गई है कि टेक्स्ट, एक्शन और इफेक्ट। अगर इफेक्ट नहीं हुआ हमारे यहाँ तो आपका एक्शन भी मीनिंगलेस है और आइडिया भी मीनिंगलेस। अब ये आदमी सोच सकता है कि आइडिया ऐसा था जिसके कारण इफेक्ट नहीं हुआ, रस नहीं हुआ, मजा नहीं आया, या एक्टिंग या प्रेजेंटेशन ऐसा था, आइडिया अच्छा था जिसके कारण की रस निष्पत्ति नहीं हुई या प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। ये 2 ही कारण लोग ढूंढते हैं। लेकिन अगर आइडिया होगा तो रस निष्पत्ति होगी, आर्टिस्टिकली नहीं होगी। और आइडिया और इफेक्ट के बीच में अगर एक्टर है यानी कि आर्टिस्ट है, तो जैसा कि दोस्तोवस्की कहते थे हमारे यहाँ कि अगर आपकी आर्टिस्ट्री ठीक है, ARTSRTY, आर्टिस्ट्री यानी कि कलामिति अगर ठीक है, तो आपको इस पर सोचना नहीं है कि मैसेज या एक्ट, आइडिया लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं। अगर आपका डांस अच्छा है, अगर आपका ड्रामा अच्छा है, अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है, अगर आर्ट अच्छा है, तो आइडिया या मैसेज अपने आप कम्युनिकेट हो जाएगा। ये जो कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं,
तो मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इफेक्टिव मीडियम है थिएटर या सिनेमा। तो अगर आपका आर्ट वर्क ठीक है तो आइडिया पहुंच जाएगा, आइडिया कम कन्वे हो जाएगा, आइडिया कम्युनिकेट हो जाएगा। इसमें एक बात और, आइडिया जब कम्युनिकेट हो जाएगा तो ऑडियंस में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा, है ना। तो ऑडियंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ऑडियंस भी आपके अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार, आइडिया के अनुसार होने लगेगा। इसको कॉन्करेंट बोलते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपके बोलने का मेरे अंदर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि मैं आपके अनुसार ट्रांसफॉर्म भी होता जा रहा हूँ, मेरे अंदर बदलाव भी आता जा रहा है। इसको कॉन्करेंट कहते हैं। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है। अब जब मेरे भीतर प्रभाव पड़ गया आपका नाटक देख के, तो भरत मुनि कहते हैं नाट्यशास्त्र में कि दो तरह का प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर। एक तो मैंने देखा और मैंने तुरंत बोला वाह और ताली बजाने लगा, लेकिन ये जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी असर रहेगा, उसका उतनी देर तक असर रहेगा। और एक दूसरा प्रभाव होता है कि आपका प्ले जब खत्म हुआ तो मैं बिल्कुल एब्जॉर्ब वहीं रह गया ऑडियंस के तौर पर, कोई मूवमेंट नहीं, कोई बाहर नहीं निकला, मैंने ताली नहीं बजाई, और मैं उसी में बहुत देर तक बिल्कुल एक तरह से उस दुख से या उस प्रभाव से मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ किसी भी। लेकिन क्योंकि लाइट जल गई है हॉल की, धीरे धीरे हम लोग हॉल से निकल रहे हैं, 4-5 लोग, बिना बात किए हम लोग कॉफी के पीने प्रभाव, और उसी इफेक्ट के साथ हम घर भी पहुंच गए और बात नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत हो रहा है कि हम चुपचाप साइलेंस में अकेले में बैठे हुए हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं और कुछ और नहीं आने दे रहे हैं अपने भीतर। इसका जो दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, तब वो दीर्घकालिक महत्व का नाटक भी हो जाता है, हमारे भीतर भी गहराई पड़ती है। तो इस दूसरे प्रकार के का जो प्रभाव है, इस प्रभाव को वहां पर सिद्धि कहा गया है 27वें अध्याय में। तो पहले प्रकार का जो प्रभाव है जिसमें हम ताली बजाते हैं और बहुत जल्दी उसका असर खत्म हो जाता है, उसको हमारे यहाँ कहा गया है नाट्यशास्त्र में मानुषी सिद्धि। और जो प्रभाव देर तक रहता है उसको कहा गया दैवी सिद्धि। तो एक कलाकार को ये सिद्धि पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है भारतीय विद्या वांग्मय में या भारतीय परंपरा में। तो सर एक्टर के लिए भी ऐसे नाटक में परफॉर्म करना या फिर एक कैरेक्टर को मतलब सही रूप देना बहुत चैलेंजिंग होगा वो भी। बिल्कुल। एक्टर को मेरे पास लगता है कि अगर एक्टर है, आर्टिस्ट है, तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास आइडिया है तो टेक्स्ट है, अब उसको इनैक्ट करेगा तो इफेक्ट पैदा हो जाएगा, हो गया। उसमें किसी निर्देशक की जरूरत नहीं है, किसी कहानी का रंगमंच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नाट्यशास्त्र में निर्देशक की भूमिका वो नहीं है जो आज हमारे मॉडर्न डेज थिएटर में हो रहा है। जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, इसका इम्पैक्ट इंडियन ड्रामा में पड़ा है 1960 के बाद। हमारे देश में जो थिएटर की परंपरा रही है, जो प्राचीन समय में और फिर मध्यकाल से ठीक पहले तक, उसके बाद जो हमारे यहाँ ड्रामा का इतिहास मिलता है, वो हमें मिलता है 18वीं सेंचुरी के अंत में, जब ट्रेवलर लेवेडेव जैसे लोग आते हैं बंगाल में और प्ले करते हैं, और फिर धीरे धीरे सेंट्रल कलकत्ता में रविन्द्रनाथ ठाकुर के घर में प्ले शुरू होता है। वहां से बंगाल थिएटर का भी 200 साल हम लोग को मिलता है और फिर हमें भी मिलता है। लेकिन जो संस्कृत नाटकों की परंपरा थी, उसमें मुगल पीरियड में संस्कृत नाटक लिखे तो गए हैं, इनैक्टमेंट का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अभिनव गुप्त जो 10th सेंचुरी में ड्रामा को लेकर इतना इतना ज्यादा एक्टिव थे, या वो पॉलीमैथ के तौर पर इतने जाने जाते थे, उन्होंने नाट्यशास्त्र की बात की है, कमेंट्री लिखा है, लेकिन उनके वक्त में ड्रामा कहाँ हो रहा है इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ना। उसके बाद 800 साल बीत जाता है और हमें ड्रामा का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। हम लोग को 19th सेंचुरी से ड्रामा वगैरह ठीक ठाक ढंग से मिलने लगता है, और फिर 20th सेंचुरी आता है, और फिर अभी 21st सेंचुरी आता है। 20th सेंचुरी के शुरू में यानी 1925-26 में हम लोग को नाट्यशास्त्र के बारे में पता चलता है, थैंक्स टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड एशियाटिक सोसाइटी, और धीरे धीरे उस पर काम होता है, और 1960 के आसपास हम लोग को नाट्यशास्त्र कंप्लीट मिल जाता है। फिर हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। लेकिन जो हम लोग के यहाँ जो सुदीर्घ परंपरा है नाटकों के, संस्कृत में किए जाने वाले नाटकों की, उसमें कहीं भी डायरेक्टर प्रोमिनेंटली नहीं दिखता। और ग्रीक थिएटर में जैसे कि प्ले राइट इंपॉर्टेंट है, सोफोक्लीज है और आदि आदि लोग हैं, वैसे हमारे भी प्ले राइट इंपॉर्टेंट दिखता है, कालिदास, भास, शूद्रक, है ना। तो प्ले राइट और एक्टर की बात पता चलती है, डायरेक्टर का कोई उल्लेख नहीं है। आप अगर गौर करिएगा, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल हुआ
कालिदास के समय में, तो डायरेक्टर कौन था? कभी कहीं को उल्लेख नहीं आता, जबकि वो मध्यकाल नहीं था, वो मुस्लिम पीरियड नहीं था। इवन उसी समय ये बात पता चलता है कि भरत वाक्य कालिदास दोहराते हैं, भरत मुनि को प्रणाम करते हैं, लेकिन कहीं भी कोई प्रेजेंटेशन और डायरेक्टर की बात नहीं आती। ये सोचना चाहिए हमारे मॉडर्न माइंड में कि ग्रीक थिएटर में भी डायरेक्टर की बात क्यों नहीं आती है, और इंडियन ड्रामा में भी, एंशियंट इंडियन ड्रामा में डायरेक्टर की बात क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती है क्योंकि डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। आज हम सोच ही नहीं सकते हैं कि एक एक्टर बिना डायरेक्टर के प्ले कैसे करेगा, लेकिन हो सकता है अगर वो एक्टर है तो। अगर वो एक्टर नहीं है तो उसकी जो कमी को छुपाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर अपनी आइडिया को या ड्रामा को लेकर, उस जो प्ले है उसको लेकर उसका अपना आइडिया जो है, उसमें जो कुछ भी प्रॉपर्टी यूज करेगा वो एक्टर को प्रॉपर्टी के रूप में यूज करेगा। और एक्टर ने अपने आप को इसी तरह से पपेट और प्रॉपर्टी बना दिया है डायरेक्टर के हाथों। नाट्यशास्त्र के अनुसार ड्रामा करने का मतलब है कि एक्टर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करे। जी जी सर। तो सर, आप जब नाटक चूज करते हैं तो आप कैसे लेते हैं नाटकों को कि नहीं, मैं तो आप बताया नाटक आपको को पोंकी, मैं आपको पोंकी बोलूँ ना, आपका नाम पोंकी ठीक है? हाँ जी सर, मेरा नाम पोंकी है। हाँ हाँ, मैं आपको पाखी नहीं बोल रहा हूँ, पांकी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि पोंकी बोल रहा हूँ, ठीक है? आपकी पोंकी। जुबान में हाँ सर, पोंकी। बंगाली और असमीज में तो पोंकी ही बोला जाता है। पोंकी ही होता है, हाँ जी पोंकी बोला जाता है हमारे यहाँ। तो मैं भी खुद एक बांग्ला भाषी हूँ, जी और इसलिए मैं आपको पोंकी बोलता हूँ। जी सर। आपने पूछा ना मैं किस तरह से नाटक चूज करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया, अब तो मैं प्ले छोड़ दिया हूँ थिएटर, अब मैं हाँ। सिनेमा में आ गया हूँ, फिल्म कर रहा हूँ। तो नाटक चूज नहीं करते हैं हम, किसी और के लिखे हुए नाटक को बहुत कम किए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि पहले एक आइडिया होता है, आपको कहने की कोई बात है आपके पास कहने के लिए। अगर आज के डायरेक्टर या आज के इंडियन डायरेक्टर या एक्टर के पास खुद कहने के लिए कुछ नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए परफॉर्मिंग आर्ट। आपको क्या कहना है? अगर कोई डायरेक्टर का भी प्ले आप कर रहे हैं तो भी एक्टर से कहा जाता है कि इसमें आपको क्या, आपको अपने कैरेक्टर पर क्या कहना है, आपको क्या कहना है आप इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके। अगर आप मान लीजिए कि कोई एक सखाराम बाइंडर का किरदार निभा रहे हैं, है ना, या सत्तो बाई का कैरेक्टर निभा रहे हैं, कोई एक ऐसा कैरेक्टर निभा रहे हैं, उस कैरेक्टर पर आपका वक्तव्य क्या है, आप कैसे सोचते हैं, आपको क्या कहना है? अगर नहीं कहना है तो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए डायरेक्टर भी पूछता है कि कैरेक्टर पर आपको क्या कहना है। कैरेक्टर तो कह ही रहा है, प्ले राइटर ने लिख दिया, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आप जो कहते हैं उससे वो और सिग्निफिकेंट हो जाता है वो कैरेक्टर, है ना। लेकिन हम तो यहाँ डायरेक्टर का प्ले ही नहीं करते थे, हम तो यहाँ एक्टर का प्ले करते थे। सबसे पहले आइडिया होना चाहिए, यानी मेरे पास कहने के लिए कोई बात है, उस बात को कहने के लिए हमने नाट्यशास्त्र के अनुसार उसको स्क्रिप्ट का रूप देते थे, स्क्रिप्ट रूप का रूप देते। मतलब वहां पर जो बताया गया है कि 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं, बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। तो उस स्टेप वाइज मैं उस ढंग से स्क्रिप्ट को डेवलप करता था। और अगर मुझे कोई बात अगर इसको उसी समय फॉर्म देना है तो मैंने ध्रुपद पर आधारित भी नाटक लिखा है, और ख्याल पर आधारित भी नाटक लिखा है। मैंने एक नाटक किया था आलाप लखनऊ में, वो राग मारू बिहाग पर बेस्ड था। राग मारू बिहाग का डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है आलाप के अंदर, उसकी जो बढ़त होती है, मेरा मेरा प्ले का स्क्रिप्ट वैसे ही बढ़ता है। ऐसे ही जब मैंने ध्रुपद पर नाटक किया था, नाटक का नाम था आवर्तन, बनारस में। तो ध्रुपद में जैसे स्थाई अंतरा संचारी आभोग होता है, मेरे भी उसमें भी 4 स्टेजेस थे नाटक के। सेम ध्रुपद के पैटर्न में नाटक ग्रो करता है। तो ये तो नाटक का शिल्प विन्यास हुआ जो स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे कहने के लिए कुछ था, कोई आइडिया था। उसी आइडिया को नाट्यशास्त्र में भरत वाक्य कहा गया है। तो पहले तो मैं कोई नाटक चुनता ही नहीं हूँ, कोई आइडिया होता है जो मुझे चुनता है, और उस आइडिया को मैं टेक्स्ट का रूप देता हूँ, प्ले का रूप देता हूँ। अब जब मैं इसको करने जाता हूँ तो कोई डायरेक्टर है ही नहीं है, मैं खुद डायरेक्टर नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं लिखा कि लेखक और निर्देशक, मैंने लिखा लेखक और लेखन और प्रस्तुति, नाट्यलेख और प्रस्तुति। तो फिर मैं उसको एक्ट किया, या हमारे स्टूडेंट्स या हमारे दोस्तों ने एक्ट किया। तो मैंने उनको डायरेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्टिंग सिखाई, जो नाट्यशास्त्र के अनुसार एक्टिंग मेथड है वो उन्हें बताई।
और बाद में जब मैं बताने लगा, फिर लोगों ने कहा इस पर आप एक किताब लिख दीजिए एक्टिंग मेथड्स पर, आपने 36 एक्टिंग मेथड्स डेराइव किए नाट्यशास्त्र से। तो ये जब मैं करता था उन्हीं दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक वहां से एक पत्रिका निकलती है रंग प्रसंग, आप शायद परिचित होंगे उससे। क्या आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या बीएनए की स्टूडेंट रही हैं? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। तो आप क्या वही आसाम में ही रहती हैं जी, मैं आसाम में ही थिएटर करती हूँ। और थिएटर करती हैं, ठीक है। तो आप शायद रंग प्रसंग के बारे में आपने सुना होगा, ये पत्रिका हिंदी में छपती जी है, सर, मैंने नेशनल पढ़ा। स्कूल ऑफ ड्रामा, हाँ, मैं पढ़ा भी है। पढ़ा है, जी। ठीक है। तो उसमें गेस्ट एडिटर्स बुलाए जाते हैं, वो एक बार वो गेस्ट एडिटर अपने अनुसार उसको डिजाइन करता है। तो उसी समय वहां पर पारसी थिएटर की एक बहुत अच्छी टीचर रही हैं, फिर रिटायर हो गई, हेमा सिंह। हेमा सिंह एनएसडी में थी और उनके हस्बैंड का नाम है वागीश सिंह, जो बहुत अच्छे थिएटर डायरेक्टर हैं दिल्ली में। अब वो भी सीनियर हो गए काफी। तो वागीश सिंह को एक बार अतिथि संपादक के रूप में बुलाया गया रंग प्रसंग में। तो उन्होंने सोचा उन्हें कि ये वाला जो अंक होगा ये सिर्फ अभिनय पर केंद्रित रहेगा। तो उन्होंने पूरे विश्व में सबसे संपर्क किया, अगर अंग्रेजी में किसी का है तो उसको हिंदी करवाया। तो उन्होंने मुझसे भी संपर्क कराया और उन्हें कहा कि आपने जो नाट्यशास्त्र के अनुसार एक्टिंग मेथड डिराइव किए हैं उसमें एक छोटा सा आलेख लिख दीजिए। तो मैंने लिखा और वो पूरे जो अंक छपा मोटा सा, जो पहला आलेख मेरा ही है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतनी मोटी किताब लिखते रहिएगा जीवन भर, आप हमारे विद्यार्थियों के लिए एक स्लिम बुक लिख दीजिए एक्टिंग मेथड पर। तो मैंने एक किताब लिखी अभिनय शास्त्र, उसमें सिर्फ नाट्यशास्त्र के अनुसार उसमें जो एक्टिंग मेथड्स बताए हुए हैं, जिसको नहीं जानते हैं इसलिए हम लोग बर्टोल्ड ब्रेस्ट और मेसनर और इन लोगों की बात फॉलो करते रहते हैं, स्टैनिस्लैविस्की मेथड आदि आदि, वो हमने दिया उसमें। वो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आज अभिनय शास्त्र एक स्लिम बुक है, उसका स्पाइन भी बहुत स्लिम है। तो वो एक्टिंग मेथड की किताब फिर मैंने दी और उसमें यही बताने की कोशिश की कि आपके पास पहले आइडिया होना चाहिए, फिर उसको आप एक्ट करिए। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से, स्टूडेंट्स से, मैंने जहाँ जहाँ ड्रामा वर्कशॉप लिया उनको नाट्यशास्त्र के एक्टिंग मेथड बताया और फिर मैं हट गया, क्योंकि आपके पास आइडिया, आप अपने इस एक्टिंग मेथड जान लिया, अब आप लोगों के सामने पेश करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। तो भारतवर्ष में शायद ही कोई जगह है जहां पर मैंने एक्टिंग का वर्कशॉप नहीं लिया है, चाहे वो रविंद्र भारती हो, चाहे विश्व भारती शांति निकेतन हो, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी देश भर में कोई जगह। इवन बनारस में भी जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ब्रांच खुला तो फर्स्ट बैच हमने, और वो संस्कृत ड्रामा पर ही बेस्ड है, तो पहला बैच हमने पढ़ाया। तो इस इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कोई नाटक नहीं चुनते हैं, जैसा कि आपने सवाल पूछा, उसका जो कोई आइडिया है जो मुझे चुनती है, और वो आरंभ भी वही करता है आइडिया, और फिर समापन भी हमारे यहाँ वही आइडिया ही कर रहा होता है मेरे जरिए। तो एक्टिंग मेथड्स को बच्चों तक बताना ये करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अपने लिखे प्लेस तो करता ही हूँ, कभी मैं कुछ प्लेस दूसरों के लिखे भी करूंगा। जैसे एक प्ले में रामायण पर करना चाहता था, एक प्ले में महाभारत पर करना चाहता था, एक प्ले जो है मैं कोई संस्कृत नाटक करना चाहता था, हमारे संस्कृत में लिखे हुए नाटक का। फिर एक प्ले में चाहता था कि शेक्सपियर का मैं करूं, सब नाट्यशास्त्र के अनुसार। एक प्ले में चाहता था कि चेखोव का करूं, एक में चाहता सैमुअल बेकेट का करूं। और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मैं नाटकों के जो मेरे अंतिम दिन थे, जिसको कहा जाए 2015, 16, 17, 18, 19, 20, तो उसमें मैंने शेक्सपियर का नाटक किया किंग लियर नाट्यशास्त्र के अनुसार। फिर मैंने स्वप्न वासवदत्ता किया भाष का हिंदी में नाट्यशास्त्र के अनुसार। मॉडर्न प्रेजेंटेशन बिल्कुल था और लोगों को उसमें कहीं भी ये नहीं लगेगा कि ये प्राचीन काल जैसा हो रहा है, एकदम बिल्कुल अभी के पल्सेशन में किया। फिर मैंने तो युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद पर मैंने किया था, वो वर्कशॉप बेस्ड था। तो महाभारत पर किया यक्ष और युधिष्ठिर संवाद को लेकर। रामायण पर किया मैंने अवांतर सत्ता राम को लेकर के। और मैंने शेक्सपियर का बताया है कि किंग लियर किया। स्वप्न वासवदत्ता किया भाष का, ये संस्कृत नाटक हो गया। फिर मैंने सीगल किया एंटोन चेखव का। और फिर बेकेट का जो वेटिंग फॉर गोडो है, जिसका मैंने लखनऊ में एक प्रेजेंटेशन देखा था। तो लेकिन वो इतना बैड प्रोडक्शन था, नसरुद्दीन शाह और आकाश खुराना, बेंजामिन गुलानी लोगों का। तो वो इसलिए मुझे नाट्यशास्त्र के अनुसार करना पड़ा। मैंने बैड मैंने इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि उसमें लास्ट में
लकी और पोजो बोलते हैं कि गोडो तो आया नहीं, अब हम लोग को चलना चाहिए, तो दूसरा बोलता हाँ चलो चलते हैं, और वो वही बैठे रह जाते हैं। नसरुद्दीन शाह का जो प्रेजेंटेशन, जो फिरोज खान का डायरेक्शन था, वो उसमें वो लोग कहते हैं कि हाँ अब हम लोग को चलना चाहिए, और दोनों चले भी जाते हैं। इससे प्रूफ होता है कि उन लोगों ने नाटक को समझा ही नहीं है। वो संसार से तो विरक्त होकर आई थी गोडो के इंतजार में, अब वो उनके लिए जाने के लिए जगह कहाँ बची है, ये उसका मेन मैसेज है। और वो फिर वो लोग चले भी जाते हैं। तो उस पर हमने उस वक्त रिव्यू भी लिखा था राष्ट्रीय सहारा में, ये गन्ना संस्थान में प्ले हुआ था लखनऊ में। तो और मैं इसका सेट बनाया था, बल्कि मैं उनकी टीम के साथ, पिछले 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इन लोगों ने कहा था सेट वगैरह के लिए, नसीर साहब ने, मैं इसमें इन्वॉल्व भी था, लेकिन उसका एंड को लेकर के हमने पूरा बताया था कि आपने प्ले समझा ही नहीं है। सैमुअल बेकेट बेकेट को ऐसे ही नोबेल प्राइज नहीं मिल गया है, उसके पीछे कोई मतलब है। फिर वही आइडिया की बात आती है। बेकेट का या थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का आइडिया ही था कि लाइफ कैसे एब्सर्ड हो गई है, लाइफ में मीनिंग नहीं रह गया है। तो जब मीनिंगफुल लाइफ ही नहीं रह गया, तो वो वेट कर रहे हैं किसी कुछ और चीजों का, जिसको गोडो कह रहे हैं। और जब गोडो नहीं आता तो वो जाएंगे कहाँ? किसी कहते तो हैं कि चलो हम लोग चला जाए या चलो चलते हैं, लेकिन कहीं नहीं जाते हैं। सैमुअल बेकेट प्रोमिनेंटली लिख देते हैं इस बात को कि वो दोनों वहीं बैठे रह जाते हैं। ये उसका एंड था। तो हमने फिर बनारस में वेटिंग फॉर गोडो, मैं यहाँ बनारस यूनिवर्सिटी में ड्रामा कोर्स भी स्टार्ट किया था, उसमें बच्चों को पढ़ाया। तो बच्चों से ही मैं वेटिंग फॉर गोडो और ये सारी चीजें करवाई भी, चेखोव वगैरह का। और अभी जो मैंने स्वप्न वासुदेवता किया, तो स्वप्न वासुदेवता मैंने उसमें 2 किया, एक इंग्लिश में किया, एक हिंदी में किया। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना पंखी? पंखी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? मैं पूछ रहा हूँ पंखी कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? सर कुछ आवाज पहुंच प्रॉब्लम रही हो है? रहा है मेरा यहाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे अपनी आवाज भी सुनाई दे रही है, और जी सर, मैं मुझे आपको आप सुन नहीं दिख। पा रही हूँ। अच्छा, आपको मैं देख भी रहा हूँ और आपको सुन भी रहा हूँ। तो दोस्तों, जब तक हमारे यहाँ हमारे होस्ट नहीं लौटते हैं, अगर आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं, तो ये कंटिन्यू, हमारे यहाँ जो एक भारतीय थ्योरी है, कंटिन्यूएशन की थ्योरी, कि कॉन्शियसनेस जो है हमेशा कंटिन्यू करती है। तो उसी में हमारे यहाँ थिएटर में भी ये बात कही जाती है, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूटी। सिनेमा में भी बात आती है कि आप जो कॉस्ट्यूम अभी पहने हुए हैं, अगले सीन में भी ये होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी को बहुत महत्व दिया गया है। तो जब तक हमारे यहाँ लौट के फिर गोविंद जी आते हैं या पोंखी आती हैं, तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं। नहीं, मैं तब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, तब तक अभी कोई डिस्टर्बेंस आ गया था, तो मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है गोविंद? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, साफ अच्छी आवाज आ रही है। तो यहाँ पर क्या हम लोग विराम लें या कंटिन्यू करें थोड़ी देर और? कंटिन्यू करते सर। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करते ये बता रहा था, मैं पोंखी को ये बता रहा था कि जब मैं स्वप्न वासुदेवता किया हिंदी में नाट्यशास्त्र के अनुसार, तो पहले मैंने 120 मिनट इंग्लिश का किया। ठीक है, आवाज जा रही है पोंखी? जी सर, आ रही है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने पहले जब अभी 2016 अप्रैल में जब स्वप्न वासुदेवता किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उसमें मैंने शुरू में इंग्लिश में किया, और वो लिखा हुआ नाटक भास का नहीं था, वो लिखा हुआ नाटक था श्री अरविंदो का। तो श्री अरविंदो ने नाटक भी लिखा है, बहुत कम लोग जानते हैं, और उन्होंने स्वप्न वासुदेवता भी लिखा है। तो मैंने दोनों को क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा कि स्वप्न वासुदेवता की जो शुरुआत है, कि उदयन और वासुदेवता मिले कैसे थे, उसमें अलग अलग कई पार्ट में भेद है। तो इस पाठ भेद पर पाठ विमर्श करने के लिए हमने अरविंदो के प्ले को ऑथेंटिक मानते हुए पहले इंग्लिश में किया, और बीच में एक सीन जोड़ा जिसमें लकी और पोजो यानी बेकेट का जो वेटिंग फॉर गोडो उसका पीस डाला, ये डालने के लिए कि ये जो आइडिया है
स्वप्न वास्तविकता का, वो आइडिया बहुत बाद में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के रूप में आकर के लकी और पोजो के रूप में कहा गया है, जो भारतीय परंपरा में 2000 साल पहले ही कहा जा चुका है। ऐसे में ये जो स्वप्न वास्तविकता पहले मैंने इंग्लिश में किया और इंग्लिश से मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर गया और फिर हिंदी में किया। ये बात बतानी बहुत जरूरी थी कि उसका जो पाठ भेद है स्वप्न वास्तविकता के आरंभ का, उस पर भी हम लोग किसी सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ये हुआ हमारी नाटक की यात्रा और नाट्यशास्त्र पर आधारित नाटक यात्रा। जी सर, अभी हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी फिल्म के बारे में। जैसे कि आपने बहुत सारी फिल्म भी किया, तो थोड़ी सी अभी फिल्म की तरफ जाते हैं हम। हाँ, थोड़ा सा आप सर बताइए। आप एक्चुअली नाटक फिल्म के प्रति भी रुचि बचपन से ही थी। मैं अपनी माँ के साथ फिल्म देखने जाता था और हम लोग के जमाने में सारी फिल्में नहीं देखी जाती थी, हम लोग को मना किया जाता था कि फिल्म की मैगजीन्स भी हम लोग नहीं देख सकते, है ना। तो हम लोग को ये निर्देश था कि अगर फर्स्ट डिवीजन आया तो मेरी मदर हम सारे बच्चों को साल में एक फिल्म दिखाएंगी, वो भी संपूर्ण रामायण या श्री कृष्ण लीला। अदरवाइज हम लोग को फिल्म की मैगजीन नहीं देख सकते, फिल्म का फोटो नहीं देख सकते। तो जब बड़े हुए तो मदर के साथ ही फिल्म देखना होता था। तभी से मैं बचपन में चाहता था कि ये जो आदमी हॉल के अंदर फिल्म दिखाता है मैं बड़ा होकर वही बनूंगा। ये जो ऑपरेटर होता था ना पहले सिंगल स्क्रीन हॉल में, तो उसको मैं बहुत बड़ा महान मानता था, क्योंकि वही जो है बड़े बड़े एक्टर्स को हमारे सामने लाता है। मुझे पता ही नहीं था कि वो ऑपरेटर है, उसको महीने में 10 रुपया तनख्वाह मिलती है। और फिर मैं स्क्रीन के में अगर कोई फ्रेम के में धर्मेंद्र हैं या राजेश खन्ना है, और अगर कैमरा ऐसे हो गया और वो फ्रेम से बाहर चले गए धर्मेंद्र, तो मैं ऐसे करके देखता था कि धर्मेंद्र वही खड़े होंगे, मुझे लगता था। मुझे ये पता ही नहीं था कि वो पर्दा है और शैडो है। तो बचपन से एक सिनेमा के प्रति मेरा बहुत ही फैसिनेशन था। ड्रामा में मैंने एक कमी पाई अपने बनारस शहर में कि हम जो प्ले करते हैं उसके बाद जैसे 40 दिन रिहर्सल में आ रहे हैं, जब रिहर्सल अब बंद हो गया तो बड़ा हैंगओवर लगता था, बड़ा उदास हो जाते थे। दूसरा प्ले होने के बाद 1-2-4 दिन हफ्ते भर तक चर्चा होती थी नाटक को रिव्यू करने के बहाने और आदि आदि। उसके बाद जो हमने किया, जो वस्तु है नाटक स्टेज पर, वो कहीं नहीं मिलता था। या तो हम उसको रिकॉर्ड कर लें, आजकल के जमाने में अवेलेबल है, मोबाइल से भी ले सकते हैं, तो वो कहीं रहता नहीं था। तो मुझे लगा कि ये सारी मेहनत क्यों ना ऐसा किया जाए जो रिकॉर्ड भी रहे, जिसका रेस्टोरेशन भी हो। और इस जरूरत के तहत में सिनेमा करने है। और सिनेमा करते हुए मुझे 1 दशक हो गया, 10 साल हो गए। करीब 200 फिल्में तो यूट्यूब में ही है मेरी। और वो वहां पर भी मैंने यही किया कि आइडिया को सिनेमेटोग्राफिकली ले जाना, जैसे उसमें नाट्यशास्त्र के अनुसार ले जाना आइडिया को था। यहाँ पर मैंने पाया कि एक सिनेमा होता है और एक सिनेमेटोग्राफिक आर्ट होता है। तो जो एक सिनेमा जिसकी उम्र 100 साल हो गई है, मुझे वैसा सिनेमा नहीं करना है। जो सिनेमेटोग्राफिक आर्ट है, जिसकी उम्र अभी बहुत कम हुई है, जिसकी एज ही नहीं हुई है, मुझे उसमें जो बड़े लोगों ने किया है उनको गुरु मानते हुए मुझे उसको कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू ही नहीं करना है, बल्कि मुझे अपनी स्टाइल लानी, अपना जॉनरा बनाना है। और फिर मैंने अभी एक बनाया जिसको मैंने नाम दिया है ट्वाइलाइट फिल्म्स। तो ट्वाइलाइट फिल्म्स मैं बनाता हूँ, वही फिल्में करता हूँ। उसमें सिनेमेटोग्राफिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें फोटोग्राफी नहीं होती है, फोटोग्राफी इमेज नहीं रहता है, सिनेमेटोग्राफिक इमेज रहता है। और मैं उसको फिल्म समारोह में ले जाता हूँ, यूट्यूब में डाल देता हूँ, और कभी कभी अपने दोस्तों के लिए किसी शहर में एक प्राइवेट शो भी करता हूँ। आप जानना चाहेंगे कि फोटोग्राफिक इमेज और क्या फर्क होता है सिनेमेटोग्राफिक सर? इमेज में क्या फर्क हाँ करता हूँ मैं, या मुझे कैसा फर्क बिल्कुल। लगता है। मैं बचपन में जैसे मतलब मेरी बड़ी दीदी थी, उन्होंने पहली बार कैमरा खरीदा था, एक छोटा सा स्टील का, और उसे क्लिक थर्ड, आपको याद होगा, क्लिक थर्ड, आक्फा, जेनिथ, ये सब पहले कैमरे आते थे, छोटे छोटे फोटो निकलते थे। और परिवार के लोग फोटो खींचने के बाद सोचते थे कब ये कंप्लीट होगा और धुल के आएगा, और पूरा परिवार टूट पड़ता था फोटो देखने। एक वो जमाना रहा है फोटो का। तो जब मैं बड़ा हुआ और फोटो खींचा, तो मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी ये हो रही है कि जैसे मैंने पहाड़ में गया, लोग आमतौर पर नेचर पर जाते हैं, फोटो खींचते हैं। जब मैं पहाड़ के पास गया तो देखा कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, वहाँ जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं, पत्तियां हिल रही हैं हवा में, बहुत सुंदर दृश्य है। देखते ही हर किसी का मन करता है कि फोटो खींचे, है ना। तो जब मैंने फोटो खींचा उसका, तो मुझे लगा कि इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। ये तो कुदरत का कंट्रीब्यूशन है ना, नेचर का है।
उसमें मेरा तो कोई आर्टिस्टिक कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। जो फोटो जो है उसको मैंने क्लिक कर दिया। एक बात, एक मैंने मुझे अपनी कमी समझ में आई। दूसरी बात, वहां पर हवा चल रही थी और पत्तियां हिल रही थी। मैंने जब क्लिक किया उसमें अब हवा नहीं, पत्ती हिल नहीं रही है। तो जो वहां का लाइफ था, जो ब्यूटी थी, तो लाइफ ही मैंने खत्म कर दिया ना। मैंने उसको एक डेड इमेज में कन्वर्ट कर दिया। जो सीन मैंने देखा, जो एक लाइफ था वहां पर, वो नहीं रहा ना मेरे फोटो में, वो डेड इमेज हो गया। तो मैं कौन होता हूँ किसी का प्राण लेने वाला? मैंने तो फोटो लिया। तो अगर उसमें वो डेड इमेज हो गया तो उसकी ब्यूटी चली गई, भले ही हम उसको कहते हैं कि इतना ब्यूटीफुल फोटोग्राफ है। तो पहला नंबर है कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा है कि मैंने उसको डेड इमेज में बदल दिया। तीसरा, कि अगर मैं बहुत खूबसूरत कोई प्रतिमा मूर्ति देखता हूँ खजुराहो में या कहीं भी किसी यक्षिणी की, और मैंने इसका फोटो खींचता हूँ, मैं अगर फोटो खींचता हूँ, तो जो उस मूर्ति का, जो इस स्कल्पचर का वैल्यू है, वो वैल्यू तो मेरे फोटो का नहीं है। उस स्कल्पचर का पैसे से अगर वैल्यू देखा जाए तो 2 करोड़ होगा, मेरा 10 रुपया होगा। दूसरा, उसका जो एस्थेटिक वैल्यू है, वो एस्थेटिक वैल्यू मेरे पास नहीं है। इन कमियों को देखते हुए मुझे लगा कि इसमें लाइफ आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए, क्रिएटिव वैल्यू आना चाहिए, और उसको हम उससे बेहतर, अगर उसको हम नुकसान नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं कर पा रहे, तो उसके जैसा करें। तो मैं सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस में आ गया, यानी मूविंग इमेजेस में आ गया, कि सिर्फ पहाड़ के पास हवा चल रही है, पत्तियां हिल रही, इतना ही नहीं, उसमें कुछ और हम अपनी ओर से ऐड कर रहे हैं, अपने इमेजिनेशन से इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, और वो एक सिनेमेटोग्राफिक इमेज हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कई बार घास और दरख्तों की बात देखते हैं, कांटे वाला छोटी सी झाड़ी होती है, उसको लोग नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब उसमें मैंने किया कि एक लड़का वो पेंटिंग ब्रश लेके उसको पेंट कर रहा है, क्योंकि वो प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है उसको कुछ भी इग्नोर करने जैसा नहीं है, सब कुछ प्रकृति का बनाया है। लेकिन हम लोग गुलाब के फूल को बहुत महत्व देते हैं और उस कांटे को महत्व नहीं दे रहे हैं। तो उसको मैंने ऑरेंज कलर का, वो हमारा जो आर्टिस्ट है वो उसको पेंट ब्रश चला रहा है, एक इमेज आता है लोगों के सामने, तो लोगों की निगाह अपने आप वहां ठहर जाती है, ये क्या हो रहा है। कभी भी हमने किसी कांटे पर पेंट ब्रश करते तो देखा नहीं, किसी पेंटर को, किसी चित्रकार को, है ना। ये ऐड हुआ, ये सिनेमेटोग्राफिक इमेज हुआ। या अगर आप पूरे पूरी थीम की, पूरे वक्तव्य को अगर आप एक इमेज या मेटाफर से कह दे रहे हैं, तो वो सिनेमेटोग्राफिक इमेज हुआ। जैसे अगर आप बर्गमैन की कोई फिल्म देखें, सेवेंथ सील, तो उसमें शुरू में ही जो नायक है वो मृत्यु के साथ शतरंज खेल रहा है। अगर वो हार गया तो उसकी मौत हो गई, अगर वो जीत गया तो मौत की हार हो गई। और ये पूरी फिल्म में चलता रहता है कि वो उसके लाइफ में जो जो सर्कमस्टांसेज आते हैं, तो वो हारता है कि जीतता है, हर जगह वो मृत्यु आके खड़ी भी हो जाती है। वो आदमी जो मृत्यु बना है वो आ जाता है कि इस बार वो नायक बोलता है देखो तुम जीत नहीं पाए। तो पूरे फिल्म में ऐसा चलता रहता है। तो वो जो इमेज है नायक का मौत के साथ शतरंज खेलना, वो सिनेमेटोग्राफिक इमेज है, जिसको हम लोग साहित्य में मेटाफर कहते हैं। ऐसी बर्गमैन की एक और फिल्म है वर्जिन स्प्रिंग। उसमें एक लड़की बहुत सुंदर रहती है और उसके साथ रेप होता है। उसकी एक गूंगी सहेली रहती है और उसके साथ जो रेप करते हैं, 3 लोग रहते हैं, उसमें छोटा बच्चा भी रहता है, और उसके बाद हत्या भी कर देते हैं। तो ये गूंगी लड़की उसको जब घर में किसी तरह से बताती है तो फैमिली आती है, और जब उस पूरे बॉडी को जैसे ही आगे की ओर खींचती है, तो सिर में जो जगह दबा होता है जमीन का, पृथ्वी का, वहां से पानी फूट पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी भी इतने दिनों तक बिल्कुल निशब्द थी, अब वो रो पड़ती है पृथ्वी पहली बार। ये बर्गमैन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज सिनेमेटोग्राफिक इमेज। तो सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस से हम जो चीजें काम करते हैं वो फिल्म है मेरे अनुसार। और फिर अपने प्रकार का जो मैंने ट्वाइलाइट इमेजेस लाया, उसलिए मैंने इसको ट्वाइलाइट फिल्म्स कहा। ट्वाइलाइट इमेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं संध्या भाषा, और कबीर और गोरखनाथ जो हुए उनकी भाषा में इसको कहते हैं उल्टी बानी। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। उल्टा लग रहा है ना कि कंबल जो है वो बरस रहा है, पानी भीग रहा है, तो इसको संध्या भाषा या सांध्य भाषा या संधि भाषा कहा गया है। क्योंकि आधी बात समझ में आ रही है, आधी बात समझ में नहीं आ रही है। तो जब शाम को, जब दिन और रात का मिलन होता है, संध्या होती है, तो कोई आदमी जब दूर से आ रहा है तो लगता है कि जा रहा है कि आ रहा है, क्लियर नहीं होता है, ये तो पता चलता है कि आदमी है।
तो ये जो क्लियर नहीं होना, तो ये जो कबीर दास की जो रहस्यमयी भाषा है, ऐसे ही और विश्व के जो रहस्य हैं, जैसे कि डेथ का रहस्य है, जैसे प्रेम का रहस्य है, ये सुलझा हुआ नहीं है ना, या जीवन का रहस्य है, मृत्यु का रहस्य है, दुख का रहस्य है, ऐसी चीजों पर बात करने के लिए हम फिल्म बनाने आए हैं। इसे इसको संध्या भाषा वाली फिल्म या ट्वाइलाइट फिल्म का नाम दिए हैं। और जो सिनेमेटोग्राफिक जो यात्रा ब्रेसॉन ने, बर्गमैन ने, तार्कोवस्की ने, किस्लॉवस्की ने की थी, उसको कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भारत में अभी इस तरह की फिल्म, जिसको क्लासिक सिनेमा कहा जाता है, शुरू ही नहीं हुआ है। बल्कि क्लासिक सिनेमा के इमेजेस लाए गए हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में, भले वो लो बजट की आर्टिस्टिक मानी गई है। फॉर एग्जाम्पल, बर्गमैन की फिल्म है जिसको मैंने कहा सेवन सील, उसके लास्ट सीन में दिखाता है कि एक भूतों का नृत्य हो रहा है, शैडो में दिखाया गया सिल्यूट में, कि उसमें जो है बहुत सारे पूरे दूर कहीं पर पहाड़ के पास, पूरे स्क्रीन में बहुत पीछे दूर में जो है वो डेथ का डांस हो रहा है भूतों का। सेम इमेज, सेम पिक्चर में हम सत्यजीत रे की फिल्म गोपीगंज बाघाबाई में देखते हैं, सेम, कोई ये भी नहीं कि उनको कपड़ा पहनाया गया, रंग डाला गया, सेम उसी पूरे का पूरा फ्रेम एज इट इज इसमें हम गोपीगंज बाघाबाई देखते हैं। क्योंकि वो जो फिल्म बनाया है, उन्होंने मेन स्ट्रीम फिल्म बनाया है, जिसको हम लोग मीनिंगफुल सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा कहते हैं। उन्होंने भी एक मेन स्ट्रीम फिल्म बनाया, बस वो लो बजट की फिल्म है, उसमें आर्ट का अंश ज्यादा है, लेकिन हम उसको आर्ट फिल्म या कला सिनेमा नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जो जिसको हम कॉमर्शियल सिनेमा कहते हैं, मेन स्ट्रीम सिनेमा, उसमें क्या ऐसी चीज है, कौन सा एस्पेक्ट जो आर्ट नहीं है। स्क्रीन प्ले राइटिंग इटसेल्फ इज एन आर्ट, कैमरा वर्क, फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी इटसेल्फ इज एन आर्ट, एडिटिंग इटसेल्फ इज एन आर्ट, कलर, लाइट, जो कुछ भी आप देखिएगा सब तो आर्ट ही है। सिनेमा अपने आप में तो एक आर्ट है, तो फिर आर्ट सिनेमा बोलने का कोई मतलब नहीं है ना। आप कहिए कि मेन स्ट्रीम सिनेमा लो बजट की, जिसमें जो रूटीन, जो ड्रामा अंश कम है, जैसे पृथ्वीराज कपूर, एक कुंदन लाल सहगल के जमाने का जो सिनेमा था, फिर श्याम बेनेगल वगैरह लोगों ने बनाया, तो थिएट्रिकल चीजें कम करती, थिएटर में जो जो चीज होता है उसी थिएटर वाले अंश को और कम करते हुए सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक ने बनाया, और वो सिनेमा के भाषा में बनाया, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सिनेमा की भाषा में जो नया चीज इवॉल्व हो चुका है, जिसको हम लोग क्लासिक सिनेमा कहते हैं, जो बर्गमैन ने बनाई, करीब 40 से ज्यादा फिल्में ब्रेसॉन ने बनाई, तार्कोवस्की ने बनाई, ये उम्र बहुत कम है ऐसी सिनेमा की, भारत में ऐसी नहीं बनी। उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, जिसके लिए मैं अभी तक 200 फिल्में बना चुका हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना हाथ आजमा रहा हूँ। सर ये जो क्लासिक फिल्म है, राइट सर, क्या क्लासिक सिनेमा, हाँ क्लासिक सिनेमा, तो ये सर यूट्यूब में अवेलेबल है आपके? हाँ, एक लोगों को शो करता है, मेरे इसमें तो शो नहीं करता है लोगों के। मेरा जो चैनल है यूट्यूब में, उसे दूसरों को शो करता है, करीब 185 के आसपास फिल्म है, उसको आप देख सकते हैं। तो 185 तो कोई देखेगा नहीं, आदमी एक देख के बोर हो जाएगा। तो उसमें से कुछ फिल्में हमारी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। कितना होता है? उसका जो एक फिल्म है वो 30 मिनट का भी है, 20 मिनट का भी है, और 2.25 घंटे का भी है। तो जो फुल लेंथ फीचर फिल्म है वो 2.25 घंटे 2 घंटे की है। इसमें एक मेरी फिल्म है कुहासा, द मिस्ट, ये वियना के अंतरराष्ट्रीय, वियना में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है इंटरनेशनली, उसमें मेरी फिल्म दिखाई गई है। यहाँ खजुराहो फिल्म समारोह में भी दिखाई गई है। और इसके अलावा मेरी एक फिल्म जो है 40 मिनट की, हमारे एक पोएट हुए हैं हिंदी में, कुंवर नारायण, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनको, उस पर मैंने एक फिल्म बनाई है अपने सामने। वो कैलकाटा में सेकेंड साउथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है। कैलकाटा में भारतीय भाषा परिषद ने भी दिखाया है उसको, दिल्ली में भी रजा फाउंडेशन, अशोक वाजपेयी ने, उन लोगों ने दिखाया, और उसको कई शोज होते रहे। तो 30 मिनट की भी फिल्म बनाते हैं, 10 मिनट की भी फिल्म बनाए हैं, और 2 घंटे की भी फिल्म। 2 घंटे वाली जैसी फिल्में हैं वो फीचर फिल्म है, जैसे मैंने तत्पुरुष बनाई है, स्याहियां बनाई है, कुहासा बनाई है, अनुबंध बनाया है, और मुझे भी याद नहीं मैंने क्या क्या बनाया। अभी फिलहाल मैं एक और फिल्म पूरा कर रहा हूँ एडिटिंग में, उसका सब टाइटल चल रहा है, उसका नाम है आकारों के आसपास। ये 19 सितंबर को रिलीज होगी, फेसबुक पर में भी देखी जा सकेगी। उसको अपूर्व नारायण है दिल्ली में, वो उसको रिलीज करेंगे। मैं उसको भी फाइनल स्टेज में हूँ, वो सब टाइटल्स तैयार कर रहा हूँ, और ये आकारों के आसपास है। इसके बाद मैं एक ट्रायो बना रहा हूँ,
एक मुंशी प्रेमचंद कथाकार हुए, आप जानती होंगी हिंदी में, उन पर मैंने फिल्म बनाई है अग्निमित्र प्रेमचंद। उसके बाद मैं अगला बना रहा हूँ अग्निमित्र जयशंकर प्रसाद, फिर अग्निमित्र भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अंधेर नगरी आपने नाटक का नाम सुना होगा, या जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त वगैरह नाटक का नाम सुना होगा, कामायनी। तो मैंने प्रेमचंद पर 1 घंटे की बनाने के बाद अब प्रसाद पर बनाने जा रहे हैं इसी साल, वो कंप्लीट 1-1 घंटे की फिल्म। कितना समय लगता है, मतलब एक फिल्म आपका प्री मतलब प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक, मतलब पूरी प्रोसेस में आप देखिए कितना? अब तक तो मैंने अब तक मैंने जो कम से कम समय में फिल्म बनाई है वो है प्रेमचंद की। उसमें मैंने 22 दिन की शूट की थी और 22 दिन की एडिटिंग की थी। मैं ही एडिट करता हूँ और मैं ही सिनेमेटोग्राफी भी करता हूँ। तो मैंने एक पैरेलल लम्ही बनाया था। जो लम्ही प्रेमचंद का गाँव था वो वैसा नहीं रहा, आधुनिक हो गया है। प्रेमचंद के समय का लम्ही मैंने खुद ही लोकेशन बनाया था, सेट बनाया था। तो उसमें मैंने 22 दिन की शूट की 1 घंटे की फिल्म के लिए, और 22 दिन में मैंने एडिट कर लिया। लेकिन अगर मुझे आराम से मिले, समय मिले, तो उसमें मैं अगर मैं 1 महीना शूट करूंगा तो कम से कम 1.5 महीना तो एडिट करने में लगता है। तो 1 महीना से ज्यादा मैंने 6 सप्ताह एडिटिंग करके रख लें, सबसे अच्छा आइडल टाइम है हमारे लिए, और 6 वीक्स शूटिंग के लिए। तो मैं उस पैटर्न पे नहीं चल के क्या करता हूँ कि बनारस की जो गर्मी है, उत्तर प्रदेश की बनारस की, उसमें क्या होता है कि अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का समय जो होता है, धूप ऐसी रहती है कि वो बर्न कर जाती है हमारा जो इमेज। तो मैं क्या करता हूँ कि अक्टूबर के बाद यानी शरद काल से लेकर के वसंत ऋतु तक, यानी अक्टूबर ऑनवर्ड से लेकर मार्च तक का जो समय है तो मैं शूट कर लेता हूँ, और अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक एडिट करता हूँ। क्योंकि मुझे शरद काल में या वसंत काल में लाइट और सॉफ्ट मिलती है, मेरे मन के अनुसार मिलती है। तो ये मुझे ये सूट करता है। तो मतलब बहुत सारे बातें आप जानने को मुझे भी मिल रहा है। और तो सर मैं तो जरूर मैं आपसे देखूंगी। मैं सर पोंकी जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप आसाम में कहाँ पर रहती हैं? मैं सर गुवाहाटी में रहती हूँ, असम में। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मैं भी गुवाहाटी में पिछले ही साल मैंने एक ऑनलाइन जिसको कहते हैं कि लाइव ऐसी एक कॉलेज था कोई, मैं भूल रहा हूँ नाम, नारंगी डिग्री कॉलेज ऐसा कुछ था, तो मैंने उसमें वक्तव्य दिया था अभी लॉकडाउन पीरियड में गुवाहाटी में। वहाँ काफी हमारे फ्रेंड्स हैं। तो क्या गुवाहाटी में थिएटर वगैरह का कैसा है? सॉरी सर, क्या? गुवाहाटी में थिएटर वगैरह की एक्टिविटी या सक्रियता कैसी है? अभी तो सर मतलब ये लॉकडाउन के वजह से छोटा मोटा काम चल रहा है, लेकिन ज्यादातर थिएटर ग्रुप के काम जो वो सब तो अभी बंद ही है। अभी अभी नहीं, धीरे धीरे मतलब होने लगा है। मैं पूछ रहा हूँ, लॉकडाउन को हटा देते हैं तो ग्रुप एक्टिविटीज होती है वहाँ पर, थिएटर होते हैं? जी जी सर जी, होते हैं। और कितने जैसे कि साल से आप मैं वहाँ खुद थिएटर में? मेरा सर हो गया 10 साल जैसा हो गया थिएटर में। और आप जी सर, फिल्म मैं वगैरह में भी आपकी अनुभव रुचि बोल है? के। जी सर, मैंने अभी तक 2 फिल्म की है। तो एक फिल्म रिलीज हुई है, वो माज राती कैटेकी बोल के, उसमें आदिल हुसैन सर ने भी किया, और रजत कमल बता मिला हमें उस फिल्म के लिए। और दूसरा एक फिल्म का अभी पोस्ट प्रोडक्शन के काम चल रहा है सर, वो तो है वो तुम्हें असमी मालाला। भाषा में है? अच्छा, दोनों आसामी भाषा में है। जी सर। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है जानकर कि आप 10 साल से वहाँ पर थिएटर करती हैं और आपने 2 फिल्म भी की जिसको कि एक रिकॉग्निशन मिला, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पर थिएटर की एक्टिविटी है यानी? जी सर, गुवाहाटी में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप है ऐसे, जैसे कि बहारुल सर का सिगाल है। बहारुल सर और भागीरथी मैम का, वो दोनों सिगाल ग्रुप बहुत पुराना है, बहुत एस्टेब्लिश्ड है। उन लोगों के बहुत अच्छे से प्रोडक्शंस होते हैं। मैंने भी उन लोगों के साथ काम किया। फिर मेरा जो ग्रुप है, मैंने जहाँ से सीखा वो है ज्योति नारायण नाथ बोल के, वो एनएसडियन है। उनका ग्रुप है अनुभव, तो उसमें भी मैंने काम की है। और मैंने अच्छा, बाकी गुनाकर देव गोस्वामी बोल के, वो उनके साथ काम किया। वैसे बहुत बहुत सारे ग्रुप है यहाँ पे, अच्छे से मतलब थिएटर का काम चलता रहता है। लेकिन अभी फिलहाल ये सिचुएशन की वजह से
लॉकडाउन थोड़ा सा ऐसा है। तो, और फिल्म में भी आपकी अच्छी रुचि है। फिल्म में सर, हाँ। तो आपने वहाँ और उन लोगों को भी फिल्में, जो आपके सीनियर्स हुए उनकी फिल्में देखी, जैसे जानू बरुआ हुए हैं आपके यहाँ, जी जानू बरुआ की फिल्में आपने देखी है? जी सर, जी देखिए, मेरा मतलब अच्छा। उनके साथ काम करने का भी बहुत, जी हाँ, बोल रहे थे आप। और इसके अलावा हमारी जो क्लासिक सिनेमा की जो मैंने बात की, जैसे बर्गमैन की या फेलिनी की, गोदार की या तार्कोवस्की की, इनमें से अब भी आप फिल्में देखती हैं बीच बीच में? आप पसंद जी करती सर, हैं? मैंने, जी सर, नहीं, मैंने ऐसा फिल्म तो अभी तक नहीं देखा अभी, लेकिन देखूंगी आपसे जानने के बाद। मैं वैसे सत्यजीत रे के बहुत सारी फिल्म देखा, बहुत पसंद है मतलब मुझे। फिर ऐसे मृणाल सेन, इस तरह की मतलब फिल्म देखती हूँ, देखा है। आपने सत्यजीत रे की फिल्म कांचनजंगा देखी है क्या? कांचनजंगा सर मैंने नहीं देखी। मैंने अपू का हाँ, संसार वो देखी उनकी है, अपनी फिर लिखी हुई है, वो, वो उनकी अपनी लिखी हुई है कांचनजंगा, और मुझे सबसे अच्छी फिल्म लगती है उनकी फिल्मों में। और जो मैंने बर्गमैन की कहा, वर्जिन स्प्रिंग, वो आप अगर होगा तो देखिएगा। और बर्गमैन की एक और फिल्म है परसोना, परसोना जो है, ये आप नाम याद रखिएगा, अगर हो सके आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आज ही आपको मिल सकता है, वो फिल्म देखिएगा। जी सर, और अगर आप ऐसी फिल्मों को पसंद करती हैं तो फिर आप मेरी फिल्म भी देखिए, शायद आपको अच्छी लगेगी। बिल्कुल देखूंगी सर। मैं इसीलिए पूछा कि यूट्यूब में अवेलेबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल जरूर यूट्यूब में देखूंगी अवेलेबल सर। है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा कोई एक, तो आप फिर एक लिंक के सहारे सारी चीजें आप खोज लेंगे। ये जो हम लोग का ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, इसको दूसरे लोग जी कहाँ सर, देख पाएंगे, फेसबुक में कि यूट्यूब में? जी सर, पहले अभी तो फेसबुक में लाइव चल रहा है, इसके बाद अच्छा, ये गोविंद फेसबुक सर लाइव इसको, है? फेसबुक लाइव है और इसके बाद ये अच्छा, फेस सॉरी यूट्यूब में अपलोड किया जाता है। वेरी गुड। तो उसी तरह से जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनको तो हमारी फिल्मों के लिंक और इमेजेस देखने को मिलती ही हैं। मैंने उसमें एक फिल्म पेज भी बना रखा है जिसका नाम है इंगमर बर्गमैन, अंद्रे तार्कोस्की और क्रिस्टोफ किस्लोस्की। तो आपको मैं किसी भी एक फिल्म का भी अगर लिंक भेज दूंगा, तो इसके जरिए आप मेरा पूरा चैनल ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर कोई एक फिल्म अच्छी लग गई तो और भी आप देख सकती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। तो यूट्यूब में सर आपका जो है यूट्यूब लिंक, वो गौतम भी चैटर्जी थोड़ा नाम सा से। बता दीजिए सर। जी हाँ, यूट्यूब में जो मेरा लिंक है वो गौतम चैटर्जी नाम से ही है। बंगाल में जो गौतम की स्पेलिंग है वो GOU लिखते हैं, और लेकिन हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में संस्कृत के अनुसार ग्रामेटिकली सही लिखते हैं, GAUTAM। तो जब आप GAUTAM लिखते हैं, गौतम और चैटर्जी CHATTERJEE, तो मेरा चैनल मिल जाएगा। गौतम चैटर्जी नाम से असंख्य लोग हैं। एक तो गौतम चैटर्जी हुए जिन्होंने मोहिनी घोड़ा गोली बनाया था और उनका डेथ हो गया, और लोग उन्हीं को समझते, म्यूजिक बैंड था उनका एक कलकत्ता में। तो उनके अलावा भी बहुत सारे गौतम चैटर्जी हैं। तो गौतम चैटर्जी, जी सर, जी फेसबुक में मैं श्री, मैंने भी देखा। फेसबुक, ये फेसबुक लाइव चल रहा है तो मैं बता दूं, फेसबुक में श्री गौतम नाम से, क्योंकि बहुत सारे गौतम चैटर्जी हैं, तो मैंने नाम रखा है SRI श्री और GAUTM श्री गौतम। और यूट्यूब में जो चैनल है इसका नाम है गौतम चैटर्जी। तो सर अभी आपका फ्यूचर मतलब और क्या प्लानिंग चल रहा है काम का, उस बारे में भी थोड़ा बताइए। मतलब जिन चीज, जो फिलहाल आइडियाज फिल्म के तो मेरे कुछ पास बताए अगर, आपने कि, हाँ, मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, किताबों पर भी काम किया है एक्चुअली। मुझे लगता है कि लाइफ में मैं जब आया इस संसार में, तो जो कुछ भी संसार से लिया, जो पंच तत्व से, आग से, हवा से, पानी से, तो 40 साल तक लिया, तो अब मुझे कुछ कुछ ऋण भी चुकाना चाहिए ना। तो मैंने कुछ किताब के रूप में, कुछ फिल्म के रूप में काम किया है। तो किताब में कई स्तरों पर काम हुआ है, कई पर्याय हैं। जैसे एक तो ड्रामा करता था, तो मेरे 2 ड्रामा कलेक्शन ही हैं। एक पहला का नाम है अधूरे राग और दूसरे का नाम है दश रूपक। दश रूपक नाट्यशास्त्र से लिया हुआ नाम है, उसका जो 20वां अध्याय है वो 10 प्रकार के रूपकों पर है, तो उसमें 10 नाटक है मेरे। उसके बाद मैंने सिनेमा पर एक किताब लिखी है, क्लासिक सिनेमा। ये भी इसी बात को बताने के लिए कि क्लासिक सिनेमा है क्या। फिर मैं जब जर्नलिस्ट था तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था, इंटरव्यूज लेता था। तो मेरे सारे इंटरव्यूज को पेंगुइन ने, ऑक्सफोर्ड और पेंगुइन, आप पब्लिशर जानती होंगी इन लोगों को, तो पेंगुइन ने मेरी 21 इंटरव्यूज की किताब छापी है, शिखर से संवाद।
उसमें उन्होंने मेरे इंटरव्यूज को कैटेगरी किया है, जैसे कि सिनेमा कैटेगरी बनाया है, लिटरेचर बनाया, म्यूजिक बनाया है, पेंटिंग, स्कल्पचर। बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, करीब 3,000 से ज्यादा इंटरव्यूज हैं, क्योंकि मैं 25 साल तक जर्नलिस्ट था, मैं क्रिटिक था फिल्म और थिएटर में। तो उसमें सिनेमा में जो इंटरव्यूज है मेरे, वो हैं सत्यजीत रे से हैं, और ये सभी सारे इंटरव्यूज इन डेप्थ इंटरव्यूज है, लंबे। तो सत्यजीत रे से है, क्रिस्टोफ किस्लॉस्की से है, श्याम बेनेगल से है, और मणिकौल से। उसमें मृणाल सेन और जी अरविंदन शामिल नहीं हो पाए थे, वो दूसरी जगहों पर, दूसरी किताब में। अच्छा, सिनेमा के बाद आता है म्यूजिक। तो उसमें गायन, वादन, नृत्य उन लोगों ने कैटेगरी बनाई है। तो गायन में गंगूबाई हंगल, मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, इनसे इंटरव्यूज हैं। वादन में अली अकबर खान साहब हैं, विलायत खान साहब हैं, इनसे इंटरव्यूज हैं। और फिर डांस में सितारा देवी जी से और किरणचरण महापात्र जी से इंटरव्यूज हैं। फिर चित्रकला में जगदीश स्वामीनाथन जी से इंटरव्यू है, और स्कल्पचर में शर्वरी राय चौधरी जी से इंटरव्यू है। म्यूजिकोलॉजी में ठाकुर जयदेव सिंह जी से इंटरव्यू है। और ड्रामा में 3-4 लोगों से हैं। उत्पल दत्त जिनसे हमने शुरुआत की थी कलकत्ता में, और उत्पल दत्त साहब हैं, बीवी कारंत हैं, कावलम नारायण पाणिकर हैं, और बादल सरकार है। बादल सरकार में तो हमने फिल्म ही बनाई है, और करीब 2 घंटे का जो उनका लास्ट इंटरव्यू, इनके जीवन का अंतिम इंटरव्यू है, वो रिकॉर्डेड वीडियो है। तो मैंने उनके घर में किया था, बिडिल स्ट्रीट। तो ये है हमारी वो किताब, इंटरव्यू की किताब है। सिनेमा की मैंने बता दिया, क्लासिक सिनेमा, ड्रामा कलेक्शन बता दिया। अभिनय शास्त्र मेरी किताब, इसमें नाट्य शास्त्र एक्टिंग मेथड है। और इसके अलावा और भी मैंने कई काम, हाँ, क्लासिकल म्यूजिक पे मैंने एक संगीत विमर्श मेरी किताब है। फिर धर्मवीर भारती से साक्षात्कार, कुंवर नायर से साक्षात्कार, ऐसे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ ट्रांसलेशन का काम किया है। ट्रांसलेशन का काम किया आपने, नाट्यशास्त्र की जो कमेंट्री हम लोग को मिलती है, आपने अभिनव गुप्त का नाम सुना होगा, कश्मीर के शायवाइट थे, पॉलीमैथ थे। तो अभिनव गुप्त को लोग हमेशा कमेंट्री करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं, कि उन्होंने ध्वन्यालोक की कमेंट्री की है, नाट्यशास्त्र की कमेंट्री की है। मैंने ढूंढा कि क्या उन्होंने अपना कोई किताब नहीं लिखा है। तो उन्होंने, उनकी जो मुख्य किताब है वो है तंत्रालोक। ये एक मैग्नम ओपस है, बहुत बड़ा ओपस है, और 1000 साल पहले की इस किताब का संस्कृत से अभी तक इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। तो मैंने इसको पूरा 37 चैप्टर्स हैं, इसको मैंने 6 वॉल्यूम्स में इसका अनुवाद किया है, जो पब्लिश्ड है इंग्लिश में। और फिर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा है इसको, तो उन्होंने इसका सार भी लिखा है, तंत्र सार, और वो उस किताब को मैंने एडिट किया है। अनुवाद किसी और का है, BN पंडित साहब का है, और उसमें मैंने एक लंबा सा इंट्रोडक्शन भी लिखा है। इसके अलावा बनारस में एक साधक हुए गोपीनाथ कविराज जी, उनका एक किताब है ज्ञानगंज, जो बहुत लोग खोजते हैं कि हिमालयन वैली में ज्ञानगंज है कहाँ। तो मैंने उसको बांग्ला से इंग्लिश अनुवाद किया है, वो भी पब्लिश्ड है। इसके अलावा और भी कुछ इस तरह के काम चल रहे हैं। अभी फिलहाल मैं 2-3 चीजों पर काम कर रहा हूँ किताब के रूप में। एक तो सुनीति कुमार चैटर्जी बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे, उनका एक ऑमनिबस तैयार करना। फिर भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है, उसका बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश में कमेंट्री के साथ पूरा ट्रांसलेट करना, पूरा काम। क्योंकि मैंने देखा कि बांग्ला में, हिंदी, इंग्लिश में तो प्रॉब्लम है ही है, बांग्ला में भी और दूसरा प्रॉब्लम है, जो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी और विश्व भारती में पढ़ा जाता है। हिंदी में और इंग्लिश में जो प्रॉब्लम है आज के लोगों के लिए, वो ये है कि अनुवाद हुआ ही नहीं, और अगर इस नहीं होने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे मैं कहूँ कि उसमें अगर संस्कृत में लिखा हुआ है किसी कारिका में, उसमें सब कारिका है, श्लोक नहीं है। अगर किसी कारिका में लिखा हुआ है कि नट पूर्व रंग में, जब स्टेज मतलब स्टेज पर आए पूर्व रंग में, तो उसमें प्रवेश जब करे तो उसमें कई जगह बनाए जाते हैं, प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, ऐसे ऐसे 5 स्पॉट होते हैं। तो हम लोग जो आजकल स्टेज को 9 भागों में, 36 भागों में बांटते हैं, भरत मुनि ने अलग ढंग से बताया है इसको। तो जब वो प्रवेश करे तो वहां पर प्रावेशी की ध्रुवा, अड्डिता गाई जाए, और विष्खंबक और वर्धमानक का प्रयोग करके कुतप, आश्रावना विधि से नांदी पाठ कर। ठीक है, ये हमने बोला। एक संस्कृत में लिखी हुई कारिका को हमने हिंदी में कहा, ये लिखा हुआ है बाबूलाल शुक्ला शास्त्री की किताब में। अब इसमें हिंदी अनुवाद क्या हुआ, जब करे तो किया जाए, यही ना हुआ। बाकी 14 शब्दों के सेंटेंस में 11 तो टेक्निकल टर्म्स हैं, प्रावेशिकी ध्रुवा, अड्डिता, नांदी पाठ, आश्रावणा, वर्धमानक, विष्खंबक। इसका मतलब
तो जो उन्होंने संस्कृत में बात कही है, तो उसको जब मैंने अंग्रेजी में पढ़ा मनमोहन घोष का या हिंदी में, तो ये ओपेक रह गया ना, मतलब तो समझा ही नहीं। तो जब 1960 से लेकर के 2021 तक नाट्यशास्त्र क्या समझ के नाटक किया जा रहा है? जो संस्कृत में नाटक हो रहा है या नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक हो रहा है या नाट्यशास्त्र पढ़ाया जाता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, ऐसा कहते हैं, तो क्या पढ़ाया गया है विद्यार्थियों को? मैंने जब पूछा कि ये आश्रावणा क्या है, तो बोला ये तो नहीं बता सकते सर। तो फिर आपको क्या पढ़ाया गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, कहीं भी क्या पढ़ाया गया है? फिर आपने नाट्यशास्त्र अनुसार नाटक क्या किया है? आप खाली इसमें नांदी पाठ, ध्वज, पताका दिखाते हैं ना, लेकिन क्या आप आश्रावणा विधि से करते हैं? कुतप और आश्रावणा के बीच में क्या संबंध है? तो फिर मैंने जब बताया कि आप जब शिव कुमार शर्मा को संतूर बजाते देखते हैं, तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले वो आधा घंटा ऑडियंस को बैठा रखते हैं और म्यूजिक को ट्यून करते हैं, और फिर माफी मांगते हैं ऑडियंस से कि आपने जो मेरे साथ आधा घंटा किया तो आप बोर हुए, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आपको मेरा इंस्ट्रूमेंट तभी अच्छा लगता है जब ये ट्यून्ड हो। वेल ट्यून्ड अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो आपको सुर नहीं लगेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो जो ट्यूनिंग है जिसको आज हम लोग कहते हैं, वही संस्कृत में भरत के समय में आश्रावणा कहा गया है। श्रवण, यहां से वहां तक पूरा कंप्लीट आश्रावण, जैसे आक्षितिज होता है, ऐसे ही वर्तमानक क्या होता है? गीत का प्रकार होता है, सप्त गीत बताए गए हैं, 7 प्रकार के गीत बताए गए हैं, है ना। आसारित गीत है, वैसे ही ये वर्धमानक के गीत का प्रकार है, उसमें महागीत भी बताया गया, गीतक भी पढ़ाया गया, बताया गया है। तो आपने फिर क्या पढ़ा है, क्या समझा है नाट्यशास्त्र? ये तो हुआ हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम। बांग्ला में क्या प्रॉब्लम हुआ? मुझे एक इंस्ट्रूमेंट में फोक फोक चीजों को लेकर कोई पीएचडी कर रही थी वहां से मैडम, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं वहां भी कई बार वर्कशॉप ले चुका हूँ, रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ाने गया हूँ रिसर्च स्कॉलर्स को। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं फोक पर, ढोल होता है ना, ढोलक, ढोल, उस पर मैं कुछ आर्टिकल लिख रही हूँ, ठीक है, तो क्या इसको नाट्यशास्त्र रिलेट कर सकते हैं? तो मैंने उसको बताया कि कॉमन सेंस का आप यूज करिए, कि हम लोग बोलते हैं ना कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, भरतनाट्यम को लोक नृत्य नहीं कहते हैं हम लोग, तीजन बाई के डांस को लोक नृत्य कहते हैं, और मणिपुरी को क्लासिकल बोलते हैं। यानी शास्त्रीय और लोक में फर्क है ना। तो जब हम नाट्य शास्त्र बोल रहे हैं, तो उसमें ढोल तो लोक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कैसे होगा? ऐसे हमने पूछा। तो बोला लेकिन नाट्यशास्त्र में है। हमको किस चैप्टर में है? बोला जो म्यूजिक शुरू होता है पहला चैप्टर, उसी उनके 28 से लेके 33 तक म्यूजिक का चैप्टर है, और पहला ही जो है वो इंस्ट्रूमेंट पर, आतोद्य पर है, तो उसमें तो ढोल है नहीं, हम जहां तक पढ़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको मोबाइल से उस अंश का फोटो खींच कर मुझे व्हाट्सएप कर दिया। तो मैंने देखा कि उसमें ढोल है, और ढोल पर लंबा लंबा इंटरप्रिटेशन भी है, लंबे एक्सप्लेनेशन हैं। तो मैंने उन मैडम से बोला कि ये बताइए, आप संस्कृत से डरिए मत, संस्कृत में जो लिखा हुआ है वो है तो देवनागरी में ना, उसका आप उच्चारण कर करके पढ़िए। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है नई कांत तोत्र भवताम देवानाम चानुभावनम त्रैलोकस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, अगर लिखा हुआ है तो आप पढ़े ना, नाट्यम भावानुकीर्तनम, ये सब पढ़ रहे हैं ना, आपको मतलब मत ना आए नहीं आए। तो मैंने कहा कि आपने जो फोटो खींच के भेजा है व्हाट्सएप पर, उसको जरा एक एक करके पढ़िए, उसमें ढो ल आ रहा है, ढ ओ की मात्रा, ढो ल। तो बोला नहीं। हमने कहा कि ये जो ट्रांसलेट किया है जिन दो पुरुष और महिला ने, उन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिया है, भरत मुनि ने नहीं लिखा है। तो तब उनको शौक लगा, बोला कि अरे ये तो बड़ा, हम कहे कि ये आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा होगा 60-70 साल से रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में, तो आप मेरी ओर से अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीन के पास जाइए और बोलिए कि आपने अब तक जितने भी नाट्यशास्त्र पर आधारित जो भी शोध पर साइन किया है, ये सोच के कि नाट्यशास्त्र दिख रहा है जबकि उसमें भरत मुनि लिखा ही नहीं है, उसके लिए शर्मिंदा हूं, शेमफुल फील करे। और वो हुए। तो बांग्ला हिंदी इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन अच्छा नहीं हुआ है, लोगों की मदद करने के लिए मैं अब कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ अलग। और अगर आपकी शुभकामना रही तो ये एक के बाद एक करके ये छपता चला जाएगा। जी सर, जी बिल्कुल सर। तो सर बात करते करते 1 घंटा बीत गया और सर बहुत सारे बातें मुझे जानने को मिले। मैं तो बहुत उपकृत हाँ, हुई हूँ इस आपके बातों से, और दर्शक भी हुए होंगे। तो सर आज के ये गपशप को यहीं पे समाप्त करते हैं। गोविंद सर तो नहीं है समाप्त नहीं, मत वो करिए। थोड़े से आज बिजी है, इसीलिए। एक अनुरोध जी है, सर। आप समाप्त मत करिए।
क्योंकि भारतीय परंपरा में अंत या समाप्त नहीं होता है, वहां पर या तो विश्राम होता है या विराम दिया जाता है, वहां पर या तो विश्राम होता है या विराम दिया जाता है ना। तो हम लोग जी इसको सर, इसमें सर बहुत अच्छा था सर। विराम लेते हैं ना। हाँ गोविंद जी, हम लोग इसका अंत नहीं करते हैं, इसका विराम लेते हैं। गोविंद जी, हम लोग इसका अंत नहीं करते हैं, इसका विराम लेते हैं। जी, मैं मतलब हम आपको फिर से बुलाएंगे और फिर से आपसे गपशप करेंगे। नहीं, मुझसे ही गपशप हो जरूरी नहीं है, मैं रूप बदल के दूसरे रंगकर्मियों के रूप में आता रहूंगा, रूप बदल बदल के, चेतना तो वही जी रहेगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मैंने आपको गोविंद जी, जी बिल्कुल सर। गोविंद जी और ओंकी जी, मैं इस कार्यक्रम में आके, गपशप के इस कार्यक्रम में आके मैं कृतकृत्य हुआ, और मैं आप लोग को शुभकामनाएं देता हूँ। आपने ये बहुत अच्छी श्रृंखला चलाई है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत जी सारी सर, शुभेच्छा, स्वस्थ शुभेच्छा कि कंटिन्यू करें, आगे बढ़ता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर, मेरी तरफ बहुत से भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद आपको। से भी बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। ठीक।